एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स की तैयारी। आज मैं थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और आपको किस तरह से MCQ को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आप न्यू हो मेरी वीडियो पे तो वेलकम, और आप मेरे पिछली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 365 क्वेश्चंस जो हैं एनक्लेक्स बेस्ड करा चुकी हूँ एंड मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है। और इस चैनल पे आपको 3 बजे रोज़ BA रिलेटेड ही जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पेपर में आते हैं वो आपको वीडियो देख के ही पता चल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज़ इन वीडियोस को अच्छे से कर पाएँ, टॉपिक्स क्लियर कर पाएँ। पहले मैं बात करती हूँ कि BA की वैकेंसी का इंक्रीज़ कैसे हुआ है। आने वाले टाइम में कुछ 500 पोस्ट आने वाली थी, बट अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 250 पोस्ट के साथ हम उन्हें प्लस कर देंगे, जिससे हमारी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो इंक्रीज़्ड वैकेंसी जब अनाउंस हो जाएगी उसके बाद ही आपका पेपर होगा। होने को ये 250 पोस्ट वाला पेपर अभी भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एकदम से ही अपना जो है डिसीज़न चेंज कर लेती है। तो आप अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए कि अगर आपको 15 दिन के बाद भी पेपर है तो भी आप कर पाएँ, ठीक है। 100% श्योरिटी से आपको कोई भी नहीं बताएगा कि पेपर कब है, बट हाँ, ये न्यूज़ अभी तक इंटरनल सोर्सेज से पता चली है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। पर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि पेपर आज भी अनाउंस हो सकता है और वैकेंसी बाद में भी आ सकती है। और दूसरी बात, अगर आपको BA का पेपर सॉल्व करना होता है तो आपको एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन ही आपको BA का पेपर क्लियर करवा सकते हैं। जो बच्चे टारगेट हाई पढ़ते हैं, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो बच्चे टारगेट हाई पढ़ते हैं वो उस बुक के MCQs ना करें, उस बुक से सिर्फ अपनी थ्योरी करें, ठीक है। अगर आपको MCQs कहीं से नहीं मिल रहे तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ MCQs पड़े हैं, आंसर विद रैशनल हैं, बिकॉज देखो हर कोई इतनी महंगी महंगी बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। तो आपको बहुत ही डिसेंट अमाउंट में आप मेरे से बाय कर सकते हैं वो MCQs। और एनक्लेक्स्ड और इंटेलेक्चुअल बेस्ड MCQs मेरे बोलने का मतलब होता है जिन MCQs में रीजनिंग हो, ठीक है, जिस MCQ में आपका बेसिक पूछ रहा हो और जिस MCQ में आपको कन्फ्यूजन हो, बिकॉज डायरेक्ट MCQ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होती। इन कैटेगरीज़ को लेके ही आपको पेपर अपना रेडी करना है। सबसे पहली बात तो रीजनिंग के लिए आप ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल एंड एनक्लेक्स्ड बेस्ड MCQs करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करो, दिन में जितना हो सकता है। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा, जो मेरे से नोट्स लेते हैं बच्चे या फिर जो मेरे से मटेरियल बाय करते हैं, मैं उनको हमेशा यही स्ट्रेटजी बताती हूँ कि जब तुम एक MCQ करो तो उसके साथ ही उसका टॉपिक क्लियर आउट करो, इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है। मेरे से काफ़ी बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि मैम हम कैसे पेपर को सॉल्व करें। दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक। देखो, अगर आपका नर्सिंग में बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि लक की वजह से आप ले जाते हो। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, तो इसका कैसे सीट आ गई, इसका कैसे नंबर, जस्ट बिकॉज दे आर क्लियर्ड बेसिक। कभी कभी बेसिक क्लियर वाला बच्चा जो होता है वो भी अपने जो है क्वेश्चंस मार्क्स उतने नहीं ले पाता पर पेपर में आगे चले जाता है। अपनी ये तीन चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में लेके चलो, रीजनिंग, बेसिक एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही MCQs पढ़ने हैं जैसे मैं करा रही हूँ आंसर विद रैशनल, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। उनमें मैं आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी दूंगी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 200+ की पॉइंटर्स हैं। नोट्स दूंगी उन टॉपिक्स के जो कि BA के फेवरेट हैं और 101% श्योरिटी से वो टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। प्रीवियस ईयर के BA के पेपर्स दूंगी विद आंसर कीज़, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़। कमेंट में कमेंट करके आप मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से डायरेक्टली आप मेरे से बाय कर सकते हैं। उसको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए और अपनी जो तैयारी है फुल ऑन रखिए, क्योंकि देखो जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा,
पेपर अभी भी, आज भी अनाउंस हो सकता है, कल भी अनाउंस हो सकता है, परसों भी अनाउंस हो सकता है। सो यू डोंट नो कब पेपर अनाउंस हो जाए, ठीक है। अभी के लिए ये न्यूज़ थी कि हाँ 7 में वैकेंसीज आएंगी, बट हमें हमेशा के लिए प्रिपेयर रहना है। सो इतना मेरे लिए था, जिनको ये सुन के कुछ बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A client appears flushed and has shallow respiration. The arterial blood gas report shows the following. pH उसकी 7.4 है, 24. Partial pressure of arterial carbon dioxide 49 mm of Hg. Bicarbonate है 24 microequivalent per liter. These findings are indicative of which of the following acid base imbalance. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। pH हमारी नॉर्मल कितनी होती है? pH इज़ 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45। तो यहाँ तो pH जो है वो कम हो गई है, इट मीन्स एसिडोसिस हुआ है। एल्केलोसिस वाले कट गए, pH से ही हमें पता चल गया कि उसको क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है। तो एल्केलोसिस वाले तो हमारे डायरेक्टली क्या हो गए, कट गए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल होता है 35 से 40 mm ऑफ Hg, और हमें यहाँ पे 49 mm दिखा रहा है। इट मीन्स उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा हुआ है। अब बाइकार्बोनेट आयंस पे आओ। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लिख लेना, 22 से 27 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बाइकार्बोनेट आयंस हमेशा याद रखना किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट्स में, ठीक है, किसमें, हमारे मेटाबॉलिक में। सो इट मीन्स जो मेटाबॉलिक है वो भी कट गया, क्योंकि जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारे नॉर्मल्स आ रहे हैं। सो इसमें जो पेशेंट को क्या देखने को मिल रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 1 या फिर 2 आपको आते ही आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करो, और ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझ आया? pH देखो पहले तो, अगर pH ज़्यादा है तो एल्केलोसिस रहेगा, एसिडोसिस वाले निगलेक्ट कर दो। अगर कम है तो एसिडोसिस रहेगा। अब देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस क्या थे, प्रॉपर थे। इट मीन्स हमारा मेटाबॉलिज्म भी निकल गया, मेटाबॉलिक वाले दोनों डिसीज कंडीशंस जो है वो निकल गई। सो हमारे पास क्या बची, सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, विच इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एट 26 वीक gestation asked the nurse what caused heartburn during pregnancy. The nurse should explain to client that heartburn during pregnancy is usually caused by which of the following. सो एक 26 वीक gestation वाली वुमेन है, वो पूछ रही है नर्स से कि हार्टबर्न कौन कोज करता है प्रेगनेंसी में। सो जब नर्स उसको एक्सप्लेन करेगी क्लाइंट को हार्टबर्न के बारे में, तो क्या कॉज बताएगी, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टमक बाय द डायफ्राग्राम, एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। नॉर्मली भी अगर किसी पेशेंट को हार्ट बर्न होता है, सो क्या होता है, जो स्टमक कंटेंट होता है वो ईसोफेगस के लोअर जो स्फिंक्टर हो, जहाँ से ईसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट हो रही है, उसके लोअर पोर्शन में आके जो खाना है वो वहाँ पे रीगर्जिटेट हो जाता है। जब वो लोअर पोर्शन पे आके रीगर्जिटेट होता है ईसोफेगस की, तो वो वहाँ पे क्या करता है, एसिडिक कंटेंट लेके आता है। क्यों आता है, क्योंकि स्टमक में एसिड होता है ना, ईसोफेगस में तो एसिड होता नहीं। तो जब स्टमक वाला कंटेंट ईसोफेगस पे जाएगा तो वहाँ पे एसिड करेगा, और उससे क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, जिसको हम करते हैं हार्टबर्न। और ये क्यों होता है, जब ब्लैक फ्लो मारता है स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। समझ गए ना कि हार्टबर्न हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टमक से एसिडिक जो है वो रीगर्जिटेट मारता है टू द ईसोफेगस। नेक्स्ट है, क्लाइंट एट अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट आफ्टर हैविंग अ मिसकैरेज 2 वीक प्रीवियसली यील्ड एट नर्स, हाउ कुड गॉड डू दिस टू मी, आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। सो 1-2 हफ्ते पहले ही मिसकैरेज हुई वाली क्लाइंट यील करती है नर्स पे, उसको डांटी कि ऐसे यील करना मतलब उसको सुनाना कि मेरे साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक। तो नर्स का बेस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, गॉड कैन हैंडल योर एंगर, इट्स ओके, आई नो यू आर एंग्री, इट्स सो हार्ड टू लूज योर बेबी, इट इज़न्ट गॉड्स फॉल्ट, इट वॉज एन एक्सीडेंट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू विल गेट थ्रू दिस। सो इस वाले
चांस पे आप देखो कि जब भी हमें कोई मेजर लॉस होता है, बेबी का लॉस हुआ है मदर को, 20 वीक की थी वो, सॉरी 2 वीक्स की पहले ही उसका मिसकैरेज हुआ है। सो ऑब्वियसली होता है हमारे साथ भी, जब होता है नॉर्मली हम भी गॉड अपने भगवान को बोलते हैं कि हमारे साथ ही गलत क्यों किया, ऐसे हमारे साथ ही। सो ये क्या होता है, हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे कि मुझे पता है कि आप एंग्री हो, बट इट्स सो हार्ड टू लूज़ योर बेबी। सो इससे क्या होगा, उसको एक हम प्रॉपरली शील्ड में रख लेंगे। गॉड को भी गलत बोल रही है वो, इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू विल गेट थ्रू दिस, नो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी बड़ा वाला लॉस यार, किसी का बच्चा मर जाए ऐसे और मिसकैरेज हो जाए। सो ये हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यू विल गेट थ्रू दिस, ठीक है, उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। दूसरा, गॉड का फॉल्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट अ गॉड फॉल्ट, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जब कोई लॉस छोटा मोटा भी होता है तब भी वो गॉड का फॉल्ट निकालता है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। सो हम क्या कहेंगे, आई नो यू आर एंग्री, it's so hard to lose your baby. Next है, client is at risk for development of metabolic alkalosis because of persistent vomiting. The nurse should assess for which of the client specifically. तो एक client है, उसको metabolic alkalosis हो रहा है because of बार बार उसे vomiting आ रही है। तो नर्स किस चीज़ के लिए assess करेगी, irritability, hyperventilation, diarrhea या फिर edema. So नर्स किस चीज़ के लिए assess करेगी उसे, irritability, किस चीज़ के लिए असेस करेगी, इरिटेबिलिटी, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है साथ के साथ जो है बाइकार्बोनेट आयंस की जो भी है लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पेशेंट में इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। जो एडिमा है ये तो एसिड बेस इम्बैलेंस से देखने को मिलता है, तो इसको लिख लेना, एडिमा अगर आता है तो आपको एसिड बेस इम्बैलेंस। डायरिया हमें किस में देखने को मिलता है, जब किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, तब देखने को मिलता है। सो ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, दोनों चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, A nurse is caring for a client with the fracture of a long bone. Which of the following assessment would be the earliest symptom of fat embolism? तो सबसे पहली बात तो याद रखना कि अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो एम्बोलिज्म इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। सो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की, उससे लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसी कौन सी फॉलोइंग असेसमेंट है जो कि अर्लीस्ट सिम्टम होगी फैट एम्बोलिज्म का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कन्फ्यूजन, पेटाचे, फीवर। सो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, कन्फ्यूजन। क्यों होगी कन्फ्यूजन, क्योंकि जो एम्बोलाई है वो मूव करके कहाँ पे चले जाता है, पल्मनरी रीजन में, और कहाँ जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का, आर्टीरियल ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुँचता, बाकी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुँचता, और पेशेंट में कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। Next, a client tells the nurse, everybody smiles at me because they know that I have chosen by the God for this mission. The nurse interrupt this statement for which of the following? तो एक client है, nurse को बोलता है कि जो सारे लोग मेरे पे हंस रहे हैं क्योंकि भगवान ने मेरे को चूज़ किया है इस मिशन के लिए। सो नर्स इस स्टेटमेंट से क्या इंटरप्ट करेगी, आइडिया ऑफ रेफरेंस, थॉट इंसर्शन, विजुअल हेलुसिनेशन, निगोलिज्म। सो पहली बात तो ये है आइडिया ऑफ रेफरेंस। क्यों आइडिया ऑफ रेफरेंस, आप देखो उसके पॉइंट में पहली बात तो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि पहली बात तो कोई मिशन नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, ऊपर से गॉड को बोल रहा है, उन्होंने चूज़ किया है। थॉट इंसर्शन तो तब होता है जब किसी और का थॉट जो है तुम्हारे में इंसर्ट हो, तुम किसी की कोई कुछ बोला और उसकी चीज़ आपके दिमाग में रह गई, ये नॉर्मल पर्सन में भी देखा जाता है थॉट इंसर्शन, ठीक है। और थॉट इंसर्शन तब किया जाता है जब किसी पेशेंट में डीप डेप्थ वाला डिप्रेशन हो, उसके माइंड में इतने थॉट्स डाले जाते हैं पॉजिटिविटी वाले ताकि वो दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सके। विजुअल हेलुसिनेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, कुछ होता नहीं है बट उसे कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, इन द एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई। नेगोलिज्म में क्या होता है कि पेशेंट बात ही नहीं करता, उसको लगता है मैं इस दुनियादारी से सबसे ज़्यादा अलग हूँ, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। सो इट इज़ एन आइडिया ऑफ रेफरेंस। Next, the nurse is performing a respiratory assessment on a client who has a pleural infusion. The nurse should determine if the client has. So देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन PDFs में देखने को मिलेंगे, तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं। उसमें आंसर विद रैशनल भी मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर्स मिलेंगे विद आंसर की, नोट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, एंड साथ के साथ आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं ओनली इन 249 रुपीज़। तो आप बाय कर सकते हैं मेरे से कमेंट करके, और
मेरा टेलीग्राम का लिंक पिन है कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक करके आप मेरे से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। देखो पेपर की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि नेक्स्ट मंथ होगा, अभी भी 10 दिनों बाद पेपर हो सकता है। अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए, अपने बेसिक्स क्लियर किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि BFUH स्टार्टिंग से ही कुछ पैटर्न में चल रहा है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठा के क्वेश्चन वो डालता है। सो 249 में बाय कर सकते हैं, वहाँ से उसे फोटो स्टेट करा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है नर्स इज परफॉर्मिंग कर रही है रेस्पिरेटरी असेसमेंट एक प्लूरल इन्फ्यूजन वाले क्लाइंट की। तो नर्स क्या डिटरमाइन करेगी? प्लूरल इन्फ्यूजन मैंने कल भी समझाया था दोनों वीडियोस में से किसी एक में, कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। तो नर्स क्या देखेगी? डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन द अफेक्टेड साइड, नॉर्मल ब्रेकियल ब्रेथ साउंड, हाइपर रेजोनेंस ऑन प्रिकॉशन, फीवर। सो ऑलवेज याद रखना, जब भी किसी एरिया में लंग्स की फ्लूइड फिल्ड हो जाती है तो वहाँ पे जो चेस्ट मूवमेंट है वो इफेक्ट हो जाती है, वहाँ पे चेस्ट मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिलती। इवन कि तुम ऑस्कल्टेट भी करोगे तो वहाँ पे कोई साउंड तुम्हें देखने को, ब्रीदिंग साउंड देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल ब्रेकियल साउंड नहीं होती बिकॉज मूवमेंट ही नहीं होती चेस्ट की, एयर एक्सचेंज ही नहीं होती। रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस भी देखने को मिलती नहीं है, फीवर भी नहीं देखने को मिलता। इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन। Next question है, nurse is caring for a child with the intussusception. Which of the following is an expected client outcome related to the nursing diagnosed acute pain related to cramping which might be made for this child? तो एक नर्स केयर कर रही है चाइल्ड की, उसको इंटुसिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो टेलीस्कोप होता है इनटू इटसेल्फ। मतलब ये जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन है नॉर्मल वाली, इसमें क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी, अंदर को टेलीस्कोप हो जाएगी, ठीक है। तो एक नर्स ऐसे ही बच्चे की केयर कर रही है। तो इसमें से कौन सी फॉलोइंग एक्सपेक्टेड आउटकम है जो कि इस डायग्नोज से रिलेट करेगी? एक्यूट पेन रिलेटेड टू क्रैम्पिंग, इस डायग्नोज से रिलेट करने वाली आउटकम पूछी है, ठीक है। The child exhibit no manifestation of discomfort, the child is very still, the child has a normal bowel movement, या फिर the child has not vomited in 3 hours. So जो है वो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, the child exhibit no manifestation of discomfort, ठीक है। So this is the right option. Next, when preparing the teaching plan for a client with his family about lithium therapy, the nurse should teach the client about. So एक जब नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को और उसकी फैमिली को लिथियम थेरेपी के बारे में, तो नर्स क्या टीच करेगी? लिथियम थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर सकी है यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर आप मेरे से नोट्स वगैरह लेते हो तो उसमें भी आपको इसका बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो आप इसको एक बार अच्छे से करके जाना, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से देखे जाते हैं। सो क्या बताएगी? मेंटेनिंग एन एडिक्वेट सोडियम इनटेक, डिसकंटिन्यूइंग सोडियम इन द डाइट, बाइंग फूड लेबल्ड लो इन सोडियम, इंक्रीज सोडियम इन द डाइट। सो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है वो खुद में भी एक क्या है, सॉल्ट है। मैंने इसका पहले भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जब किसी की लिथियम थेरेपी चल रही होती है 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना, दूसरा सोडियम लेवल मेंटेन करके रखना। क्यों? अगर पेशेंट लो अमाउंट ऑफ सोडियम लेगा तो उससे क्या होगा, लिथियम तो खुद ही एक सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा, लिथियम का रिटेंशन होने लग जाएगा। बॉडी क्या यूज़ करने लग जाएगी, लिथियम वाला सॉल्ट, जहाँ उसे नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल सॉल्ट तो हम कम ले रहे हैं तो वो करेगी नहीं, तो वो लिथियम सॉल्ट यूज़ करना लग जाएगी। इसलिए हमेशा सॉल्ट जो है नॉर्मल रेंज में ही लेना है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, सोडियम इंटेक एंड हाइड्रेशन जो है लिथियम वाले पर्सन को जो है हमेशा मेंटेन करके रखनी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अच्छी तरह से कराए आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको BFUHS के रिलेटेड ही तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तो आप बाय कर सकते हैं। देखो, हर एक कोई बच्चा इतनी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको ओनली 249 में इतना सब मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी दूंगी, मैं गोल्डन की पॉइंटर्स दूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दूंगी जिसके साथ आंसर की भी मिलेगी आपको, और ऐसे ही क्वेश्चंस के MCQs के PDF दूंगी जिसमें आपको आंसर विद रैशनल मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले इस ऑफ़र को ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र ओनली 2 डेज़ के लिए वैलिड है। उसके बाद 299 में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके मेरे से बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़िए, इस बार सीट लेके चाहिए। एंड मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो पास करें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क, बाय।